तो आज का टॉपिक है स्पेस और इसमें हम जिक्र करेंगे ईथर का। वही ईथर जो मैकेल्सन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट ने जिसको नकार दिया था। ये 12वां एपिसोड है। दोस्तों, खाली स्पेस का कोई मतलब नहीं होता है। अगर मास ना हो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें अगर कोई एनर्जी भी ना हो तो ये स्पेस पूरी तरह से लिमिटलेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और इस तरह के स्पेस में जिसमें मास ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एनर्जी भी ना हो, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे लाइट एज अ डिस्टर्बेंस सी की स्पीड से ट्रेवल करता है तो ये लाइट कहाँ रुकेगी, कहाँ जाएगी? हमेशा ये चलती चली जाएगी। और जो यूनिवर्स होगा वो लिमिटलेस होगा, यूनिवर्स का स्पेस। और लाइट इसी लिमिटलेस स्पेस में सी की स्पीड से चली जाएगी। तो यूनिवर्स की अगर कोई बाउंड्री है, एक्चुअली में अगर यूनिवर्स की कोई बाउंड्री है और यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स तभी एक्सपैंड कर सकता है जब उसकी कोई बाउंड्री हो, उसकी एक सीमा हो। आपको समय के साथ ये बाउंड्री क्या बोलते हैं, एक्सपैंड होती चली जा रही है, तभी यूनिवर्स का कोई मतलब है। इसका मतलब क्या है कि मास भले ही ना हो यूनिवर्स में, यूनिवर्स के स्पेस में, लेकिन अगर इसको लिमिट में एक स्पेस है जिसको लॉजिकली हम सोच सकते हैं और जो एक्सपैंड भी कर रहा है, तो उसमें एनर्जी ज़रूर होनी चाहिए। तो मास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एनर्जी ज़रूर होनी चाहिए। और जब हम इतना एज्यूम कर लेते हैं तब इसी स्पेस में लाइट ट्रेवल करती है एज अ डिस्टर्बेंस सी की स्पीड से। तो एक्चुअली में लाइट जो है भले ही मास ना हो, लेकिन एक प्री इनर्जाइज्ड स्पेस में ट्रेवल करती है। तो पहला प्रपोजिशन हमारी थ्योरी का ये है कि स्वयं लाइट के प्रोपोगेशन के लिए, स्वयं सी सिंबल है लाइट का, प्रोपोगेशन के लिए एक प्री इनर्जाइज्ड स्पेस की आवश्यकता है। मास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्री इनर्जाइज्ड स्पेस की आवश्यकता है। और लाइट जब एजेस पे पहुंचती है, जैसे कि अगर प्री इनर्जाइज्ड स्पेस केवल यहीं तक है मान लीजिए इस समय, और लाइट जब भी इस एच पे पहुंचेगी तो इसके आगे प्री इनर्जाइज्ड स्पेस मान लीजिए नहीं है, तो लाइट क्या बोलते हैं, डायरेक्शन चेंज करेगी। कहने का मतलब है कि अगर ये प्री इनर्जाइज्ड स्पेस है जिसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, और लाइट एज अ ट्रेवल करते करते अगर क्या बोलते हैं इस स्पेस के एकदम एंड पे पहुंचती है कि आगे कोई भी प्री इनर्जाइज्ड स्पेस, कोई भी एनर्जी एक्चुअली में नहीं है, तो लाइट क्या करेगी कि यहाँ से वो अपनी दिशा चेंज करेगी और कुछ लाइट वास्तव में लीक होगी। वो लीक होके क्या करेगी, इस स्पेस, प्री इनर्जाइज्ड स्पेस की बाउंड्री को बढ़ा देगी और ये स्पेस को एक्सपेंशन को जन्म देगी। ये तो हम पिछले एपिसोड में बता चुके। तो नया क्या बताना, हम नया ये बताना चाहते हैं कि लाइट पूरी तरह से खाली स्पेस में ट्रेवल नहीं करती है। लाइट एक तरह से एक स्पेस में ट्रेवल करती है जिसमें कुछ ना कुछ पहले से कोई ना कोई वो फील्ड है, वो कुछ ना कुछ उसमें प्री इनर्जाइज्ड स्पेस है, वो प्री इनर्जाइज्ड स्पेस है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है। लाइट जब ट्रेवल करती है तो इस प्री इनर्जाइज्ड स्पेस में जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी लाइट लेके आती है, क्या आती है, एक्स्ट्रा एनर्जी लाइट लेके आती है। अच्छा, इसी तरह से अगर इस प्री इनर्जाइज्ड स्पेस में जिसमें पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी है, इस प्री इनर्जाइज्ड स्पेस में जिसमें पहले से पहले कुछ एनर्जी है, अगर हम किसी मास की कल्पना करें m, तो वो मास भी क्या बोलते हैं कि ये जो प्री इनर्जाइज्ड स्पेस है, इस स्पेस के ऊपर अगर यहाँ पे मास है तो ये मास एक्स्ट्रा एनर्जी ला रहा है। मतलब इस स्पेस में ये मास एक्स्ट्रा एनर्जी क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चूंकि मास अकेला नहीं रहेगा, मास के साथ साथ क्या रहेगा, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी रहेगी। क्या रहेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड भी रहेगी। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ तक भी होगी वो एक्चुअली में इसी प्री इनर्जाइज्ड स्पेस की एनर्जी के ऊपर एक एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक्चुअली में ये जो प्री इनर्जाइज्ड स्पेस है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा एनर्जी है।
कहने का मतलब है कि अगर मास में से कोई फोटॉन अगर रिलीज होता है, कोई फोटॉन अगर hν रिलीज होता है, या अगर ये मास जो है लगातार फोटॉन रिलीज करता है, तो मतलब स्पेस जो है वो खाली नहीं है, उसमें पहले से ही एक स्पेस की एक एनर्जी है, स्पेस एनर्जी या प्री एनर्जी स्पेस एनर्जी। इसी एनर्जी के ऊपर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसका एक फॉर्म मास में है, और एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो इसके सराउंडिंग स्पेस में, इसी स्पेस की एनर्जी के ऊपर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है। क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अब ये मास अगर क्या बोलते हैं, सारा मास अगर लाइट है जब फोटॉन ट्रेवल करेगा तो ये पूरा मास अगर इवापोरेट हो जाता है तो प्री एनर्जाइज्ड स्पेस में फोटॉन चारों तरफ जाएंगे रिलीज होकर ना, ये फोटॉन, और ये स्पेस खाली हो जाएगा, लेकिन पूरा खाली नहीं होगा, इसमें ठीक उतनी एनर्जी होगी, स्पेस एनर्जी जो है, स्पेस की जो एनर्जी है वो एनर्जी बचेगी, स्पेस की एनर्जी बचेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर इस मास को, अगर हम यहाँ पे जहाँ पे मास है इसका वॉल्यूम हम 1 मीटर क्यूब ले लें, कितना? 1 मीटर क्यूब, तो इसका जो मास होगा वो रो होगा, जो डेंसिटी होगा, और इसकी जो मास के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो रोसी स्क्वायर होगी आइंस्टीन साहब की इक्वेशन के अनुसार। ठीक है, लेकिन इसी मास को अगर हम वेव फंक्शन से डिफाइन करें, तो वेव फंक्शन से डिफाइन करें और वेव फंक्शन को अगर हम इस पूरे मास के वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रल, और मल्टीप्लाइड बाई कुछ ऐसा कांस्टेंट ले लें, हमने बताया mr कांस्टेंट, चाहे अंदर ले लीजिए या बाहर ले लीजिए, सिंप्लिसिटी में ऑन एन एवरेज हम बाहर ले लेते हैं, तो एक्चुअली में ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसके अंदर रोसी स्क्वायर भी होगा, प्लस रोसी स्क्वायर के साथ जो स्पेस की एनर्जी है, क्योंकि मास जो है इसी स्पेस की एनर्जी के ऊपर एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो इसलिए जब हम इस इंटीग्रल को वेव फंक्शन और mr कांस्टेंट से जो टोटल एनर्जी आएगी उसमें से अगर हम रोसी स्क्वायर घटा देंगे या मास को फोटॉन्स में इवापोरेट कर देंगे तो स्पेस की एनर्जी आएगी, स्पेस की एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है तो स्पेस एनर्जी डेंसिटी देना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि लाइट जो यहाँ ट्रेवल फोटॉन के रूप में ट्रेवल कर रही है, वो फोटॉन जो लाइट का है वो लिमिटलेट स्पेस में नहीं है, मतलब उसमें जिस स्पेस में ट्रेवल कर रही है ऑलरेडी उसमें स्पेस में कोई कुछ ना कुछ एनर्जी है, जिससे क्या बोलते हैं आपको स्पेस को डिफाइन करने में मदद मिलेगी। इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर प्री एनर्जाइज्ड पहले से ही स्पेस में एनर्जी है और मास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, और उसके साथ अगर उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो लाइट जो ट्रेवल कर रही है वो एनर्जी के स्पेस में कर रही है, चूँकि ग्रेविटेशनल फील्ड इस स्पेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा एनर्जी है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसलिए लाइट क्या बोलते हैं, चूँकि हम इसको कायदे से रिप्रेजेंट करें कि मान लीजिए ये स्पेस है और स्पेस में एनर्जी पहले से फिल है, वो क्या है, स्पेस की एक बेसिक एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, इस एनर्जी की खासियत ये है कि स्पेस है, उसमें एनर्जी तो है, लेकिन इसमें मास की प्रॉपर्टी नहीं है, मास की प्रॉपर्टी नहीं है। मास की प्रॉपर्टी तभी आती है जब स्पेस में एक एक्स्ट्रा एनर्जी मास के रूप में लॉक हो जाए, और उसी के साथ मास के साथ एक ग्रेविटेशनल फील्ड के रूप में एक्स्ट्रा एनर्जी, इसी स्पेस की एनर्जी पे एक्स्ट्रा एनर्जी जो है ये लॉक हो जाए, ये फील्ड बनाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, जो स्पेस की एनर्जी के ऊपर की एनर्जी है। इसी तरह से मास जो है स्पेस की एनर्जी के ऊपर की एनर्जी है, जो एनर्जी का सेकंड फॉर्म है। अब अगर यहाँ से मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, फोटॉन निकलता है, तो ये फोटॉन एक्चुअली में पूरी तरह से खाली स्पेस में नहीं चल रहा है, पहले ये ग्रेविटेशनल फील्ड में चलेगा, जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड की एनर्जी है प्लस स्पेस की एनर्जी है, तो दोनों एनर्जी के उसमें चलेगा। जब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फोटॉन आएगा तो वो स्पेस की एनर्जी में चलेगा। तो कहने का मतलब है अगर ये मास फोटॉन में कन्वर्ट होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जब ये जाए, ये फोटॉन पी चलेगा
उसके बाद जब ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर लेगा इस फील्ड को, तो उसके बाद वो स्पेस की एनर्जी में वो फोटॉन चलेगा। स्पेस की एनर्जी में जब फोटॉन चलेगा तो उस वहाँ पे उसकी स्पीड c होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर यहाँ के फ्रेम से देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड में ये लाइट आपको स्लो दिखेगी, लेकिन अगर हम यहीं कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में तो लाइट की स्पीड आपको वही दिखेगी जो c यहाँ आपको उसमें मिलेगी, लेकिन आपको टाइम डायलेशन दिखेगा। क्या दिखेगा? टाइम डायलेशन दिखेगा। तो कहने का मतलब है लाइट जो ट्रेवल कर रही है ग्रेविटेशनल फील्ड में, क्या होता है कि अगर ये जो फ्री स्पेस है उसमें जो बेसिक एनर्जी है उसको ग्रेविटॉन शीट्स से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड में ये शीट्स और करीब हो जाती हैं, पास पास हो जाती हैं। तो नंबर ऑफ शीट्स ग्रेविटेशनल फील्ड में एक्चुअली में ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि शीट ट्विस्ट हो जाती है और जैसे जैसे मास से दूरी जाएगी तो ये सीड्स फैलने लगती हैं और स्पेस में ये सीड्स क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंस में होती है, अनफोल्ड होती है। लाइट इन्हीं में एज अ डिस्टर्बेंस c की स्पीड से ट्रेवल करता है। ये हमारी थ्योरी है। इसलिए जो स्पेस यूनिवर्स का है वो खाली नहीं है। यूनिवर्स का पूरा स्पेस जो है एक बेसिक स्पेस है, जिसमें एक बेसिक स्पेस की एनर्जी है, लेकिन उसमें मास की प्रॉपर्टी नहीं है, हम ये कह सकते हैं। और यही क्या बोलते हैं, मासलेस ईथर है। ये क्या है? मासलेस ईथर, लेकिन इसमें मास की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो उम्मीद ये, अब इस थ्योरी को हमको फ़ायदा ये, हम दो प्रपोजिशंस जो इस थ्योरी से आते हैं कि लाइट जो है इस थ्योरी से कैमरामैन रीमा जायसवाल सो गया, इससे दो प्रपोजिशन आते हैं कि लाइट के ट्रेवल करने के लिए एक स्पेस में बेसिक एनर्जी चाहिए, वही बेसिक एनर्जी पूरे यूनिवर्स की बाउंड्री को डिसाइड करती है और वो बेसिक एनर्जी हर जगह है। उस बेसिक एनर्जी में मास की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, मास की प्रॉपर्टी तभी आएगी जब उस बेसिक एनर्जी में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मास के फॉर्म में लॉक हो जाए, और जैसे ही मास के फॉर्म में वो एक्स्ट्रा एनर्जी लॉक होगी तो उसी के मास के इर्द गिर्द क्या बोलते हैं, उसी बेसिक एनर्जी के ऊपर एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो लॉक होगी वो ग्रेविटेशनल फील्ड की एनर्जी लॉक होगी। और जब भी हम क्वांटम फिजिक्स या एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स के जरिए हम उस मास को डिफाइन करना चाहेंगे वेव फंक्शन से, और वो वेव फंक्शन अगर उसके मल्टीप्लिकेशन के साथ कोई फैक्टर के साथ अगर उस मास की एनर्जी को हम कैलकुलेट करें, तो वो मास, वो जो एनर्जी वेव फंक्शन के इंटीग्रल से जो ये एनर्जी आएगी, वो एनर्जी जो मास के कारण एक्स्ट्रा एनर्जी है mc² या ρc², उसको भी वो भी इंक्लूड करेगा, प्लस जो स्पेस की बेसिक एनर्जी है वो भी इंक्लूड करेगा। तो आइंस्टीन की जो फेमस इक्वेशन E=mc² है वो यही बताती है कि मास एनर्जी इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर कोई मास रेस्ट मास m0 है, अगर पूरी तरह से वो फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बावजूद भी एक बेसिक एनर्जी बचेगी स्पेस की एनर्जी, जो E=mc² अकाउंट नहीं करती है, क्योंकि वो एनर्जी में एनर्जी तो है लेकिन मास की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे ही मास की प्रॉपर्टी आएगी तो वो मास, उसके इक्विवेलेंट एनर्जी E=mc² वो फोटोन में तब्दील हो जाएगी, लेकिन ये फोटोन वैक्यूम में पूरी तरह से ट्रेवल नहीं करेगा, वो उस वैक्यूम में, उस स्पेस में ट्रेवल करेगा जिसमें कुछ ना कुछ एक बेसिक एनर्जी है। तो उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर। और YouTube का बहुत बहुत आभार करते हैं। और किसी तरह से हम जनरल रिलेटिविटी और क्या बोलते हैं लाइट को और क्वांटम फिजिक्स को यूनाइट करने की एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये इस पर जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर। कैमरामैन का भी बहुत बहुत आभार। मैं हूँ मनीष जायसवाल, अरकन्या चौराहा, ठीक है, प्रयागराज, इलाहाबाद, जो विश्व के साथ सामंजस्य में है, मकान नंबर 869 से। थैंक यू सर।